ओम अर्हम तुलसी अध्यात्मनीडम द्वारा आयोजित 20वां प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 27 जून 1981 मध्याह्न 3:30 बजे। स्थान ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग। सानिध्य युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी, प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय अपने बारे में अपना दृष्टिकोण। प्रवचन दूसरा। ज्योतिपुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक का। व्यक्ति अकेला होता यदि उपयोगिता नहीं होती। उपयोगिता ने व्यक्ति को बांधा और समाज बन गया। व्यक्ति अकेला होता यदि अपेक्षा नहीं होती। व्यक्ति अकेला होता यदि योग नहीं होता, संबंध नहीं होता। व्यक्ति जुड़ता है, योग की क्षमता है, जुड़ने की क्षमता है, संबंध की क्षमता है। इस संबंध की क्षमता ने व्यक्ति से समाज का निर्माण किया। योग और उपयोगिता, ये दो परस्परावलंबन के आधार बन गए। तीसरा आधार बना प्रभाव। यदि एक दूसरे पर एक दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ता तो समाज नहीं बनता। उपयोगिता, प्रभाव और योग, ये तीन आधार हैं समाज की संरचना के। व्यक्ति अकेला नहीं रहा, समाज बन गया। उपयोगिता बहुत है क्योंकि अपेक्षाएं बहुत हैं। खाने को चाहिए, पीने को पानी चाहिए, रहने को मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, और भी न जाने क्या क्या नहीं चाहिए। बहुत सारी बातें चाहिए, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। अकेला व्यक्ति कभी उन सारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता। उपयोगिता और अपेक्षा दोनों जुड़ी हुई है। स्वावलंबन की चर्चा मैंने की थी कि वैयक्तिकता का एक लक्षण है स्वावलंबन, किंतु सही अर्थ में थोड़े गहरे में उतरकर देखा जाए तो स्वावलंबी ये शब्द भी सापेक्ष ही है। एक अपेक्षा से ही आदमी स्वावलंबी होता है। पूरी अपेक्षा की जहां बात है वहां कोई भी स्वावलंबी हो नहीं सकता। वहां सूत्र बनता है परस्परावलंबन। एक दूसरे को एक दूसरे का आलंबन, एक दूसरे को एक दूसरे का सहारा। परस्परावलंबन के आधार पर समाज का निर्माण होता है। एक आदमी खेती करता है, दूसरा आदमी व्यापार करता है, तीसरा आदमी औजार का निर्माण करता है, चौथा आदमी खेती के साधनों का निर्माण करता है। सब मिलकर और अनाज बाजार में आ जाता है। किसान है खेती करने वाला, औजार नहीं है, हल नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, कहाँ से खेती होगी? हो नहीं सकेगी।
किसान को औजार चाहिए, उपकरण चाहिए। उपकरण कहाँ से आएगा? एक शिल्पी हल भी बना लेता है, ट्रैक्टर भी बना लेता है, किंतु लोहा नहीं है, काठ नहीं है, तो कहाँ से होगा निर्माण? धातु भी चाहिए, खदान चाहिए और मजदूर चाहिए जो खदान से लोहा निकाले और सप्लाई करे। इतना सब कुछ जुड़ा हुआ है, परस्परावलंबन में इतना बड़ा योग है, जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति अलग सा लगता है, जब चलता है तो ऐसा लगता है, पर अकेला नहीं चल रहा है, उस व्यक्ति के साथ साथ सैकड़ों सैकड़ों व्यक्ति चल रहे, सैकड़ों व्यक्तियों की परछाई लिए हुए वह चल रहा है। पेट में रोटी है इसलिए चल रहा है, अकेला कहां चल रहा है? पत्नी रोटी न परोसे तो पति को पता चले कि कैसे चला जा सकता है, पैर ठंडे पड़ जाते हैं, घुटने टिक जाते हैं, चलने की शक्ति नष्ट हो जाती है। एक आदमी चल रहा है तो उसके साथ साथ रोटी भी चल रही है। रोटी चल रही है तो साथ साथ में व्यापारी भी चल रहा है, साथ साथ में किसान भी चल रहा है, साथ साथ में औजार बनाने वाला शिल्पी भी चल रहा है। एक आदमी के साथ अनेक परछाइयां चल रही है, तब वह आदमी चल रहा है। केवल अकेला चले तो चलेगा नहीं, वह स्थिर ही होगा, गतिमान नहीं होगा, स्थितिमान होगा। हमारी गति के साथ न जाने कितने लोगों का योग है, कितने जुड़े हुए हैं। हम जब योग की बात को भुला देते हैं, इस जुड़े हुए की बात को भुला देते हैं, तो अकेलेपन की बात सोचते हैं, व्यक्तिगत बात सोचते हैं। किंतु जैसे ही हम दूसरे कोण की ओर मुड़ते हैं और ध्यान देते हैं कि योग के बिना, इस जुड़ाव के बिना कोई भी आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, तो समाज की प्रतिमा हमारे सामने उपस्थित हो जाती है और एक प्रयत्न के साथ सैकड़ों लोगों के प्रयत्न स्पष्ट उभर आते हैं। अकेला आदमी कोई भी कुछ नहीं कर सकता, सबका योग मिलता है तब पूरा काम बनता है। ये योग यानी संबंध इतना सूक्ष्म है, पता नहीं चलता। स्थूल दर्शन में कोई पता नहीं चलता, किंतु सूक्ष्म दर्शन में हर चरण पर उस संबंध का आभास होता है, भान होता है। अभी ये तो संबंध है। एक आदमी दूसरे के घर पर जा रहा है, गति कर रहा है, चल रहा है। क्यों जा रहा है? कि संबंध जुड़ा हुआ है, वह उसे जुड़ा हुआ इसलिए जा रहा है, संबंध है। अपने मित्र के घर जाता है, अपने संबंधी के घर पर जाता है, जिसके साथ हित का संबंध जुड़ा हुआ है उसके पास जाता है। संबंध की प्रेरणा उसे वहां ले जाती है, उपयोगिता है तो वहां आदमी चला जाता है। इन तीन सूत्रों के आधार पर परस्परावलंबन की बात समझ में आती है कि कोई भी व्यक्ति परस्परावलंबन के बिना अपनी जीवन यात्रा को नहीं चला सकता और इस दुनिया में अपने अस्तित्व को कायम भी नहीं रख सकता। एक दूसरे पर टिका हुआ है, सचमुच टिका हुआ है। दूसरी मंजिल पहली मंजिल पर टिकी हुई और पहली मंजिल नींव पर टिकी हुई, नींव भूमि पर टिकी हुई। यदि भूमि नहीं है तो नींव नहीं हो सकती, नींव नहीं है तो पहला यानी आवास भी नहीं हो सकता
पहली मंजिल भी नहीं हो सकती और पहली नहीं है तो अगली नहीं हो सकती। अधर में कुछ भी नहीं है, सब आधार पर टिका हुआ है। जो अधर में है वह सूक्ष्म जगत है, हमारे व्यवहार का जगत नहीं है। ये व्यवहार का पूरा जगत आधार पर टिका हुआ है, इसीलिए हर बात में आधार खोजा जाता है। एक तार्किक के मन में प्रश्न उठ खड़ा हुआ, जा रहा था घी का बर्तन हाथ में लिए हुए, मन में विकल्प उठा कि घृताधारम पात्रम पात्राधारम घृतम। घी का आधार पात्र है या पात्र का आधार घी है? विकल्प खड़ा हो गया, स्वाभाविक था, क्योंकि आधार के बिना तो कोई टिक नहीं सकता। ये तो दिख रहा था भाई घी बर्तन में है, पात्र में है, पर सोचा हो सकता है कि यह गलत तर्क हो, उल्टी बात भी हो सकती है कि घृताधारम पात्रम यानी घी पात्र को टिकाए हुए भी हो सकता है। देखूं, परीक्षा करूं, तार्किक था और परीक्षा करने की बात आई तो बर्तन को उल्टा किया, जो होना था सो हुआ, सारा घी नीचे गिर गया, बर्तन खाली हो गया। कोई बात नहीं, घी चला गया, इसकी कोई चिंता नहीं। तर्क का ठीक निर्णय हो गया, ठीक निर्णय हो गया कि घी के आधार पर पात्र नहीं है, पात्र के आधार पर घी है। तर्क उठता है आधार का। समाज एक आधार पर चल रहा है, जहां ये परस्परावलंबन की विस्मृति होती है, वहां सामाजिक जीवन में समस्याएं पैदा होती है। वर्तमान की समस्याओं का यदि विश्लेषण किया जाए तो पता चलेगा कि गरीबी की समस्या उतनी भयंकर नहीं, आर्थिक समस्या भी उतनी भयंकर नहीं है जितनी भयंकर परस्परावलंबन की समस्या है। यानी सामाजिक प्राणी है, किंतु वह सामाजिक प्राणी परस्परावलंबन का अंकन नहीं कर रहा है। दिल्ली को देखते ही ऐसा लगता है कि कितना भव्य नगर है। इधर होटल और इधर होटल। कल भाई ने कहा कि दो होटलों के बीच में शिविर में रहने का मन नहीं करता, मन सीधा होटलों की ओर जाता है, इसलिए मैं शिविर में नहीं आया। इतने बड़े होटल, इतने बढ़िया होटल और उनमें रहने वाले इतने बड़े लोग, बड़े बड़े भवनों में, भव्य इमारतों में रहने वाले बड़े बड़े लोग जब भव्य इमारतों को देखते हैं और उनमें रहने वाले बड़े बड़े धनी लोगों को देखते हैं, तब एक प्रकार का दृश्य सामने उपस्थित होता है। किंतु उन भवनों का निर्माण करने वालों को विस्मृत करते हैं, तब समस्या खड़ी हो जाती है। परस्परावलंबन का सिद्धांत था कि सहारा लो और सहारा दो, विनिमय करो सहारे का, आलंबन का। तो परस्पर में जो आलंबन होता है, एक दूसरे के सहारे की स्मृति होती है, तो शायद ये समस्या पैदा नहीं होती। चाहे अतीत में समस्या रही हो और चाहे वर्तमान में समस्या है। समस्या है परस्परावलंबन की विस्मृति की। समाज की प्रकृति है परस्परावलंबन, और जब हम समाज की प्रकृति की ही विस्मृति करते हैं, उस सीमा का अतिक्रमण करते हैं, और फिर समस्या कैसे पैदा नहीं होगी। बड़ा आश्चर्य होता है कि जिसने निर्माण किया और जिसका निर्माण में अधिकतम योग रहा, उसकी विस्मृति। यानी हर वस्तु के निर्माण में दो बातें चाहिए, एक बुद्धि, शिल्प और दूसरा श्रम।
पता नहीं कि बुद्धि को अतिरिक्त मूल्य दिया गया, शिल्प को अतिरिक्त मूल्य दिया गया और श्रम को कभी अतिरिक्त मूल्य नहीं मिला, जितना चाहिए उतना ही नहीं मिला। ये बुद्धि और श्रम का असंतुलन ही एक समस्या बना हुआ है। ये बहुत बड़ी समस्या है और जब तक ये संतुलन नहीं होता है तब तक बात बनती नहीं। एक बुद्धिमान आदमी कुछ श्रम किए बिना बैठा बैठा दिन में 1 लाख का भी अर्जन कर लेता है, 1 करोड़ का भी अर्जन कर लेता है, ज्यादा भी कर लेता है। और उसी बुद्धि में योग देने वाला जो श्रमिक है उस बेचारे को शायद लाख, हजार, करोड़ की बात तो एक स्वप्न होगा, किंतु जीवन की आवश्यकता चलाने के लिए भी जो पर्याप्त चाहिए वह नहीं मिलता। ये जो एक असंतुलन हुआ है इसने समाज की प्रकृति को विकृत बना दिया और जब प्रकृति में विकृति होती है तो सारी समस्याएं पैदा होती है। एक है तो कहानी होगी या कोई व्यंग होगा, किंतु सामाजिक प्रकृति के अतिक्रमण को बहुत ज्यादा उजागर करता है और उस पर बहुत मार्मिक प्रकाश डालता है। एक आदमी चला, बहुत प्यासा, प्यास लग गई जंगल में, पानी कहीं इधर उधर दिख नहीं रहा था, तालाब नहीं दिख रहा था, प्यास गहरी, गर्मी के दिन, दोपहरी का समय, खोजते खोजते एक कुआं दिखाई दिया, चला गया, देखा पानी है, रस्सी पड़ी है, डोल भी पड़ा है, बाल्टी पड़ी है, पर पानी निकालने वाला कोई नहीं। प्यास इतनी, सोचा पानी निकालूं, दूसरे ही क्षण मन में विकल्प हुआ कि मैं पानी कैसे निकालूं, अमीर ज्यादा हूं, मैं पानी निकालूं, कोई देख ले तो बड़प्पन तो चूर चूर हो जाएगा, लोग क्या समझेंगे कि देखो अमीर ज्यादा कुएं से पानी निकाल कर पानी पी रहा है, बड़ी भद्दी बात होगी। बैठ गया, थोड़ी देर हुई और इतने में एक दूसरा आदमी आया, वही हालत, कंठ सूखे जा रहे हैं, बड़ी बुरी हालत हो रही है, गहरी प्यास, आतुर है पानी पीने के लिए, खोजते खोजते जंगल में वहीं चला आया, देखा डोल पड़ा है, रस्सी है, कुएं में पानी है और आदमी भी बैठा है। बोला, अरे भाई प्यास बहुत लगी है, जरा पानी पिला दो, पानी पिलाओ, निकालो पानी पी। बोला, मैं कैसे पानी निकाल सकता हूं, मैं अमीर ज्यादा हूं, तुम निकालो। वह बोला, मैं पानी कैसे निकालूं, मैं नवाब ज्यादा हूं, मैं कैसे पानी निकाल सकता हूं। पानी नहीं निकला, एक था 2 हो गए, बैठ गया उसके पास। थोड़ी देर हुई, इतने में एक तीसरा आदमी आया, उसी हालत में, दूर से ही चिल्लाया, अरे पानी 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 चाहिए। देखा 2 आदमी बैठे हैं, जरूर पानी पिला देंगे। चिल्लाया, पानी पानी, बिल्कुल मौन, बोले ही नहीं कोई। पास में गया, बोला, अरे भाई इतना प्यासा हूं, पानी तो पिलाना चाहिए। नहीं बोले। अरे क्या देखते हो, ऐसी क्या बैठे हो, देखो पास में रस्सी पड़ी है, डोल पड़ा है, कुएं में पानी है, निकालो पिए पानी। पहला बोला, आप शांत रहें, ज्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं, मैं अमीर ज्यादा हूं, पानी नहीं निकाल सकता।
दूसरा बोला मैं भी नहीं निकाल सकता क्योंकि मैं नवाब ज्यादा हूं, तुम निकालो हम सब पी लेंगे। वो बोला मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैं तो शाहजादा हूं। बैठ गया, तीनों बैठ गए। थोड़ी देर हुई, चौथा भी आया, क्योंकि रास्ते पर कुआं था, जंगल में कुआं था, रास्ता था, लोग आते जाते थे। चौथा आया, वह भी प्यासा था, चढ़ा कुएं पर। पहले तो बोला लाओ पानी पानी, कोई बात नहीं, कोई उत्तर नहीं मिला। ऊपर चढ़ा, देखा कि डोल पड़ा है, रस्सी पड़ी है, डोल के रस्सी बांधी और तैयारी करने लगा। तो वे भी बोले भी हमें भी पानी पिलाना। अरे क्यों पानी पिलाऊं, इतनी देर होगी तुम बैठे हो, पानी क्यों नहीं पिया? पहला बोला कैसे पी सकता हूं, अमीर ज्यादा हूं, पानी निकालूं तो मेरी इज्जत भ्रष्ट हो जाए। दूसरा बोला कि मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैं नवाब ज्यादा हूं, सारी मर्यादा खंडित हो जाए अगर मैं पानी निकाल लूं। तीसरे से कहा अरे तुम निकाल लेते, मैं ये ही नहीं निकाल सकते तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैं तो शाहजादा हूं। उसने कहा तब ठीक है, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। डोल कुएं में डाला, पानी निकाला और पीने लग गया। वे बोले अरे हमें ही पिलाओ। कि नहीं मैं किसी को नहीं पिलाता, मैं नहीं पिलाता। अरे भाई पिलाओ तो सही, प्यासे मर रहे हैं। कि मैं नहीं पिलाता। क्यों नहीं? कि मैं हरामजादा हूं, मैं नहीं पिलाता दूसरे को। पानी पिया, बाकी का ऐसे ही निकम्मा नीचे डाल और चलता बना। उन्होंने बहुत कहा अरे पानी तो पिला जाओ। बोला नहीं। अरे क्यों तुम हरामजादे बने? कि इन अमीर जादों ने, नवाब जादों ने और शाहजादों ने हरामजादों को पैदा किया। इतना मार्मिक व्यंग है कि पूरे समाज की स्थिति का चित्रण करता है। समाज में हरामजादा कोई भी नहीं होता, किंतु जब समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अमीरजादा, शाहजादा, नवाबजादा बनकर बैठ जाता है तो हरामजादा को जन्म लेना ही पड़ता है और कोई चारा ही नहीं रहता। यह समाज की प्रकृति का एक विकृत स्वरूप हमारे सामने है कि जहां परस्परावलंबन की बात छूट जाती है, आदमी ये अनुभव नहीं करता कि यह मुझे सहारा दे रहा है, यह आलंबन दे रहा है, इसके सहारे में जी रहा हूं। जब ये बात भुला दी जाती है तो समाज रुग्ण होता है, सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त होता है, उसमें हिंसा बढ़ती है, असत्य बढ़ता है, क्रूरता बढ़ती है और सारी कठिनाइयां बढ़ती है। सामाजिक जीवन का एक सबसे बड़ा पहला सूत्र है परस्परावलंबन, पारस्परिक सहयोग, एक दूसरे को सहारा। ये होता है तब और कुछ सामाजिक विशेषताएं प्रकट होती है। सामाजिकता का एक लक्षण होता है अनुशासन। अनुशासन पर अनुशासन कब आता है? परस्परावलंबन के आधार पर अनुशासन विकसित होता है। सब चाहते हैं कि समाज में अनुशासन आए, अनुशासन का विकास हो, पर अनुशासन तब तक नहीं आ सकता जब तक परस्परावलंबन की चेतना नहीं जाग जाती। मालिक अपने नौकर पर अनुशासन करना चाहता है, स्वामी अपने सेवक पर अनुशासन करना चाहता है, किंतु जब सेवक को, नौकर को, मजदूर को यह अनुभव होता है कि ये मेरे आलंबन का मूल्यांकन नहीं कर रहा है और मुझे तो आदमी नहीं समझ रहा है, तो उसमें अनुशासन की भावना नहीं जागेगी, प्रतिक्रिया की चेतना जागेगी।
अनुशासन सहज भाव से आ जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं, सहज भाव से आता है। यदि परस्परावलंबन का अनुभव हो, मुझे स्मरण है, देखा है अपनी आंखों से कि दूसरे से सेवा लेना बहुत कठिन काम है, किंतु जहां परस्परावलंबन की चेतना होती है वहां दूसरे से सेवा लेना एक बहुत सरल बात है। हमारे संघ में एक मुनि हुए, बहुत यशस्वी और बहुत प्रसिद्ध मगनलाल जी, मुनि मगनलाल जी, जो मंत्री विशेषण के द्वारा अभिहित होते थे। उनकी जो एक बात देखी, बड़ी अद्भुत बात लगी। संघ में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित मुनि और एक प्रकार से आचार्य के बाद जिनका स्थान होता था दूसरा, सेवा में साधु रहते, वृद्ध थे, किसी को पानी पिलाना है भूल जाता, घंटा भर पानी नहीं पिलाता, प्यासे रह जाते या नहीं कहते कि पानी नहीं पिलाया। जब उसको याद आता वह आता, उलाहना नहीं देते, यह नहीं कहते कि क्या करता, इतनी देर हो गई प्यासा बैठा था, पानी पिलाना भी याद नहीं आया, कुछ भी नहीं। उसे स्वयं भान होता, वह कहता कि मेरी गलती हो गई, भूल गया, आपको प्यासा रहना पड़ा। कि नहीं भी, तुम्हारे भी बहुत काम है, बहुत काम करते हो, कोई बात नहीं, तुम तो इतना करते हो, ये बड़ी बात है। मैं तो निकम्मा हूं, उठ बैठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, और तुम मेरी सेवा करते हो, ये कितनी बड़ी बात है। इतना उसका मूल्यांकन करते, हजार उलाहना देने पर उसमें जो भावना नहीं जागती वह भावना जाग जाती, और उसके मन में यह भावना आती कि इनकी तो सेवा जितनी की जाए वह सारी कम है। यह क्यों होता है कि परस्परावलंबन के आधार पर दूसरे के सहारे का मूल्यांकन किया कि भाई तुम कितनी बड़ी सेवा कर रहे हो, उसके मन में और भावना जागती है। सेवा करने वाला, कल्पना करें कोई सेठ है, पास में कोई नौकर है, सेवा करता है, एक बार भूल गया, इतनी लताड़ दी, इतनी लताड़ कि वह कहावत है कि छठी का खाया निकाल लेता है। उसके मन में ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि ऐसे आदमी की सेवा करना क्या, यह तो कोई बकवास है और विडंबना है जीवन की, पास में ही नहीं जाना चाहिए। अब जो करता था वहीं से भी हाथ खींच जाता। सामाजिकता की एक बहुत बड़ी प्रकृति है परस्परावलंबन, और परस्परावलंबन का जितना मूल्यांकन होता है उतना ही अनुशासन जागता है। अनुशासन कभी लाया नहीं जाता, अनुशासन पैदा होता है। अनुशासन तालाब का पानी नहीं है, ऊपर से बरसा हुआ पानी नहीं है। अनुशासन स्रोत से निकलता है। पानी एक आकाश से टपकता है, बरसता है, और एक पानी जमीन में से निकलता है। कुएं में स्रोत होता है। ऐसे बड़े बड़े स्रोत और झरने होते हैं जहां भूमि से पानी निकलता है, पहाड़ से पानी का प्रवाह चलता है। अनुशासन एक स्रोत है, यह वर्षा का पानी नहीं है। वर्षा का पानी होगा वह सीमित होगा। तालाब में जितना पानी डालो उतना पानी निकाल लो, थोड़ा बहुत तो सूख जाएगा, शेष बचे सो निकाल लो। किंतु जो स्रोत होता है वह चलता ही रहता है। कुएं में से आज भी पानी निकाला, कल भी निकाला, निकालते ही चले गए, और एक एक कुआं ऐसा होता है समूचे गांव को पानी दे देता है, क्योंकि उसका स्रोत है।
वह कोई डाला हुआ पानी नहीं है। अनुशासन हमारे जीवन में एक स्रोत होता है, स्रोत बनकर बहता है। ऊपर से कितना ही कहा जाए कि ये करो वह करो, ये करो वह करो, कहते चले जाओ, मानेगा? बस जितना कहा उतना मानेगा, जो नहीं कहा साथ से सारा बच जाएगा। एक मालिक ने नौकर को अनुशासित किया, कहा कि देखो ध्यान रखना, मुझे पूछे बिना कोई काम मत करना। अनुशासन की बात तो बता दी, उसने स्वीकार कर लिया कि बिल्कुल ठीक बात है। दूसरे ही दिन एक घटना घटी, मालिक के पास आया, आकर बोला, मालिक बिल्ली दूध पी रही है, क्या करूं? अरे मूर्ख, पूछने आया है, हटा देना चाहिए था कि कल ही तो आपने कहा था कि मुझे पूछे बिना कुछ भी नहीं करना। यह डाला हुआ पानी होता है, बस जितना कह दिया उतना मान लिया कि बिल्कुल ठीक बात है, मुझे पूछे बिना कुछ नहीं करना। जिस व्यक्ति में अनुशासन का स्रोत फूट जाए, फिर मालिक को पूछने की जरूरत नहीं कि बिल्ली दूध पी रही है, क्या करूं? अपना विवेक जाग जाता है। अनुशासन विवेक के साथ जुड़ा हुआ होता है, किंतु जबरदस्ती लादा हुआ, थोपा हुआ आरोपित नहीं होता। अनुशासन ऐसे ही नहीं आता। अनुशासन परस्परावलंबन की अनुभूति के द्वारा आता है। प्रश्न था स्वतंत्रता का। वैयक्तिकता के साथ जुड़ी हुई है स्वतंत्रता और सामाजिकता के साथ जुड़ी हुई है परतंत्रता। दोनों शब्द हमारे बहुत प्रिय शब्द हैं, स्वतंत्रता भी और परतंत्रता भी। परतंत्रता भी कोई बुरी बात नहीं है, परतंत्र होना भी कोई बुरी बात नहीं है। हमने एक शब्द को ज्यादा अभिव्यक्ति दे दी, स्वतंत्रता को, और परतंत्रता को विपरीत अर्थ में ज्यादा अभिव्यक्ति दे दी। एक बहन ने पूछा कि नमस्कार महामंत्र के 5 पदों के 5 रंग होते हैं, तो उनमें मुनि का रंग काला कैसे, नीला कैसे? क्योंकि हमने मान लिया कि काला तो बुरा ही होता है, नीला रंग तो बुरा ही होता है, सफेद अच्छा होता है। एक आदमी कोढ़ी है, बिल्कुल सफेद है, कैसा अच्छा है रंग? सफेद रंग को महत्व दिया, पीले रंग को महत्व दिया, लाल रंग को महत्व दिया, अच्छी बात है। काला, नीला, धूम्र, इनको महत्व नहीं दिया। पर जहां हम निरपेक्ष बात करेंगे, सारी बात गलत हो जाएगी। सफेद रंग अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों होता है। नीला रंग बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है। नीला रंग कोई खराब ही नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। काला रंग खराब कहां होता है, बहुत अच्छा होता है। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, हर आदमी काला बन जाता है। वह इस बात को जानता है कि काले रंग में अवशोषण की क्षमता है कि बाहर से जो भी आता है उसे रोक देता है, भीतर तक नहीं जाने देता। ये काले रंग की प्रकृति है, उसमें क्षमता है। इसीलिए सर्दी में काला कोट, काला सूट, सब काले काले बन जाते हैं। न्यायालय में देखें, न्यायाधीश काले कपड़े पहन कर जाता है, वकील काले कोट पहन कर जाते हैं, काले कपड़े पहन कर जाते हैं। काले रंग में क्षमता है कि वह प्रभावों से बचा सकता है कि दूसरे का प्रभाव भीतर तक न पहुंचे। ये रंग भी बड़े प्रतीक होते हैं, हमारी भावना के प्रतीक होते हैं, हमारे आचार और व्यवहार के प्रतीक होते हैं। रंगों का चुनाव ऐसे ही नहीं होता, बड़ी गहराई के साथ रंगों का चुनाव होता है। जजों और वकीलों के पोशाक का चुनाव किया गया, काले रंग का चुनाव किया गया, बहुत अर्थवान बात है।
कि एक न्यायाधीश को प्रभावित नहीं होना चाहिए, प्रभाव से बचना चाहिए। एक न्यायालय का वातावरण प्रभाव मुक्त होना चाहिए। काले रंग का चुनाव किया गया, लाल रंग का चुनाव नहीं किया गया। अगर न्यायाधीश लाल रंग के कपड़े पहनकर बैठता तो दूसरे की बात कम सुनता और उत्तेजना के साथ अपनी बात ही ज्यादा सुनानी पसंद करता। इतना उत्तेजित हो जाता कि फिर बेचारे वकील तो खड़े ही रहते, उसकी उत्तेजना को ही सुनते। फिर लाल का चुनाव नहीं किया जा सकता, पीले का चुनाव भी नहीं किया जा सकता। अपने कहावत है कि लाल पीला हो गया। कोई नहीं कहता कि गुस्से में आ गया, सीधा कहा जाता है लाल पीला हो गया। क्या करूं, मैंने तो थोड़ी सी बात कही, वह तो लाल पीला हो गया। लाल रंग भी बड़ा उत्तेजना लाने वाला है और पीला रंग भी उत्तेजना, दोनों गर्म रंग है। रंग दो प्रकार के होते हैं, एक ठंडा रंग होता है, एक गर्म रंग होता है। नीला रंग ठंडा होता है, लाल रंग और पीला रंग गर्म रंग होते हैं। तो भला न्याय करने बैठे और गर्म रंग का कपड़ा पहने, गर्म तो पहले ही हो जाएगा, न्याय कैसे कर पाएगा। काले का चुनाव किया गया। ये सब बहुत समझदारी के साथ होते हैं, समझदारी के साथ चलते हैं। तो शब्दों के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ कि हमने परतंत्र होने को तो सर्वथा बुरा मान लिया और स्वतंत्र होने को सर्वथा अच्छा मान लिया। फिर न भूलें इस नियम को, एकांत दृष्टि से किया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता। हम अनेकांत दृष्टि को छोड़कर और सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। अनेकांत का निर्णय यह है कि स्वतंत्रता अच्छी भी है और बुरी भी है, परतंत्रता अच्छी भी है और बुरी भी है। हमने सुना था कि जब जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो लोगों ने स्वतंत्रता के भी बड़े विचित्र अर्थ किए कि इनकम टैक्स ऑफिसर इनकम टैक्स लेने की बात करता है तो व्यापारी कहता है मैं नहीं दूंगा। अरे भी क्यों नहीं दोगे? कि मेरा देश आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, अब हम किस लिए इनकम टैक्स चुकाएं। किसान से वसूली करनी है, किसान कहता है मैं भी नहीं दूंगा क्योंकि आजाद हो गया हूं, अब किस लिए दूं। एक आदमी ने फिर व्यंग कसा, बात तो ये हो गई। एक आदमी सड़क पर जाकर बैठ गया, उधर से ट्रक आया, उसने कहा भी रास्ता रोककर सड़क पर बीच में क्यों बैठे हो? आजाद है मेरा देश, बैठ सकता हूं, स्वतंत्र हूं। उसने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो मैं भी आजाद हूं, ट्रक चलाने के लिए चला सकता हूं तुम्हारी ट्रक से। तो स्वतंत्रता भी कोई अच्छी ही नहीं होती, स्वतंत्रता के भी कई अर्थ हो जाते। परतंत्रता भी कोई बुरी नहीं होती। एक बच्चा यदि माता पिता के परतंत्र नहीं होता, यानी दूसरे के तंत्र में नहीं चलता है, तो बच्चा बिगड़ जाता है। एक अल्पमति वाला व्यक्ति जिसका बौद्धिक विकास कम है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता कम है, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता कम है, वह व्यक्ति यदि अपने ही तंत्र के आधार पर चलता है और किसी दूसरे के तंत्र को स्वीकार नहीं करता तो वह भी गलत रास्ते पर चला जाता है। अपना तंत्र और दूसरे का तंत्र, दूसरे का तंत्र भी बहुत आवश्यक होता है। अनुशासन दूसरे के तंत्र से जुड़ा हुआ है। कभी स्वीकार मत करो कि भी मेरा ही तंत्र चले। एक सीमा तक तुम्हारा तंत्र चले तो एक सीमा तक दूसरे का भी तंत्र चले। जहां आवश्यक हो वहां तुम्हारा तंत्र और जहां आवश्यक हो वहां दूसरे का तंत्र। विद्यार्थी अध्यापक के तंत्र को मानकर चलता है, शिष्य गुरु के तंत्र को मानकर चलता है, तब तो ठीक बात है। शिष्य के मन में भावना जाग जाए कि मैं गुरु बन जाऊं, विद्यार्थी के मन में भावना जाग जाए कि अध्यापक की कुर्सी पर बैठ जाऊं। हो सकती है भावना तो,
पर बैठ जाएगा तो अर्थ क्या होगा? शिष्य कभी गुरु नहीं बन सकता, यानी गुरुता प्राप्त किए बिना, और विद्यार्थी अध्यापक की कुर्सी पर बैठकर कोई काम नहीं कर सकता। पहले तंत्र को लेना होता है और फिर तंत्र देना होता है। स्वतंत्रता वास्तव में परतंत्रता की एक निष्पत्ति है। ये एक परिणाम है कि जो व्यक्ति परतंत्र में रहा है वही व्यक्ति सही अर्थ में स्वतंत्र हो सकता है। मुझे एक बात याद आती है अपने जीवन की कि हम लोग जब आचार्यवर के पास पढ़ते थे तो आचार्यवर एक बात कहा करते थे कि देखो, अभी तुम मेरे अनुशासन में रहो, मैं जो कहूं करो, अपनी मनचाही बात मत करो, किसी से बातें मत करो, समय को व्यर्थ ही मत गमाओ। अगर मेरी बात 5-60 बरस तुम मान लोगे तो फिर इतने स्वतंत्र हो जाओगे कि जीवन भर जो चाहो सो करो, तुम्हें टोकने वाला रोकने वाला कोई नहीं होगा। और अभी मेरी बात नहीं मानोगे तो जीवन भर इतने परतंत्र रहोगे कि जीवन भर कोई न कोई तुम्हारे पर रहेगा और कहता ही रहेगा कि ये मत करो, ऐसा मत करो, तुमने ठीक नहीं किया। ये रोका टोकी जीवन भर चलेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जो व्यक्ति अच्छा शिष्य होता है वही अच्छा गुरु बन सकता है। जिसने शिष्य का जीवन नहीं जिया वह गुरु का जीवन कभी नहीं जी सकता। तो परतंत्रता कोई बुरी बात नहीं है। सामाजिक जीवन का एक अंग है अनुशासन, तो सामाजिक जीवन का दूसरा अंग है परतंत्र रहना, यानी दूसरे के तंत्र में रहना। आप इसे उस अर्थ में न लें कि हमारे राष्ट्र पर किसी दूसरे का शासन हो। परतंत्र का इतना ही अर्थ नहीं है। परतंत्र का अर्थ है कि जिसकी क्षमता विकसित नहीं है, जितनी क्षमता विकसित नहीं है, उस क्षमता को पाने के लिए दूसरे के तंत्र को स्वीकार करना। क्या आज भी नहीं हो रहा है? ऐसा हो रहा है। सैकड़ों सैकड़ों विद्यार्थी अध्ययन के लिए अमेरिका जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं, फ्रांस में जाते हैं, वहां की यहां आते हैं। विद्यार्थियों का आदान प्रदान हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि जो टेक्निक वहां विकसित है, जो कला वहां विकसित है, यहां नहीं है, उसे सीखने के लिए विद्यार्थी वहां जाता। इसका मतलब कि परतंत्र में जा रहा है। और जो बात वहां नहीं है यहां है, सीखने के लिए यहां रहा है। हर किसी आदमी को दूसरे के तंत्र में जाना ही होता है, क्योंकि हर बात हर व्यक्ति में विकसित नहीं होती, हर बात हर राष्ट्र और देश में विकसित नहीं होती। प्राचीन काल में धर्म संप्रदायों में एक उपसंपदा चलती थी। जैसे जैन शासन में भी उपसंपदा का एक वर्णन आता है। उपसंपदा एक संघ और दूसरा संघ। एक संघ का साधु जब देखता कि मेरे संघ में मैं जो चाहता हूं उस विद्या को पढ़ाने वाला कोई नहीं, तब वह गुरु के पास जाता और जाकर कहता, गुरुदेव मैं ये विद्या पढ़ना चाहता हूं, अपने संघ में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, आप मुझे स्वीकृति दें कि मैं एक बार इस संघ को छोड़कर और उस संघ में जाकर उपसंपन्न होऊं, वहां से पढ़कर फिर आपके पास में आ जाऊं। गुरु उसे स्वीकृति देते और वह दूसरे संघ में चला जाता, वहां की उपसंपदा को स्वीकार करता, उनका शिष्य बनकर रहता, अध्ययन करता और अध्ययन करने के बाद फिर अपने गढ़ में लौटा। ये तो होना ही पड़ता है। विशेषता को उपलब्ध करने के लिए ऐसा करना ही होता है।
तो सामाजिकता का एक लक्षण होता है अनुशासन और परतंत्रता। सामाजिक जीवन की तीसरी बात है समन्वय। एक आदमी में विरोध नहीं होता, किंतु जहां दो आदमी होंगे वहां विरोध होना जरूरी है, अनिवार्य है, कभी टाला नहीं जा सकता। विचार का भेद, चिंतन का भेद, विचार का विरोध, चिंतन का विरोध होता है, रोका ही नहीं जा सकता, अनिवार्य बात है, निश्चित व्याप्ति है। तर्कशास्त्र का नियम है जिसे निश्चित व्याप्ति कहा जाता है। तो फिर चलेगा कैसे? जहां मतभेद है, विरोध है, वहां चलेगा कैसे? पति कहता है उस मकान में रहना चाहता हूं, पत्नी कहती है कि इस मकान में रहना चाहते हो, विरोध हो गया, मतभेद हो गया, कैसे होगा? तो फिर समन्वय। संघर्ष, विरोध, विचार भेद, मतभेद ये सामाजिक जीवन की अनिवार्य शर्त है। उससे जीवन उबड़ खाबड़ बन जाएगा। तो समाधान खोजा गया, समन्वय करना सीखो। अनेकांत का एक बड़ा सूत्र है समन्वय। दो विरोधी बातों में तीसरा रास्ता खोजो समन्वय का, दोनों का सामंजस्य हो जाए। एक बात को गौण करो, कभी एक बात को गौण करो और समन्वय स्थापित करो। समन्वय होगा इस आधार पर कि सहिष्णुता आएगी। एक दूसरे को सहन नहीं करता तो समन्वय नहीं हो सकता। एक दूसरे को सहन करना होता है। कभी कोई किसी को सहन करता है, कभी पिता पुत्र को सहन करता है और कभी पुत्र पिता को सहन करता है। पुत्र ने कहा, पिता आज से मैं आपके साथ भोजन नहीं करूं, इतने दिन आपके साथ रोटी खाता था, आज से मैं आपके साथ नहीं करूंगा। पिता बहुत समझदार था, उसने कहा अच्छी बात है, कोई बात नहीं, चलो आज से मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। अब क्या करे, कहां जाए बेटा? इतना सा हो गया, बात वहां की वहां रही। इतना सा हो गया कि कल तक पुत्र पिता के साथ भोजन करता था, आज अब पिता पुत्र के साथ भोजन करने लग गए। सामंजस्य हो गया। एक दूसरे को सहन करना पड़ता है। आचार्यवर बहुत बार कहते हैं कि मुझे भी कहा कि देखो, आचार्य के लिए एक बात बहुत जरूरी होती है कि अवसर हो तब मौन रहना और अवसर हो तब कहना। ये जरूरी नहीं कि आचार्य कहे ही, उलाहना ही दे। कभी ऐसा अवसर देखे तो आचार्य बिल्कुल मौन रह जाते, मौन रह जाते। और बहुत आवश्यक होता है। सामने वाला उत्तेजित है और आचार्य भी उत्तेजित हो जाए, बड़ी विकट समस्या बन जाती है। तो कभी कभी आचार्य बिल्कुल मौन हो जाए। ऐसा लगता है कि मानो वह तो शासन कर रहा है, आचार्य कोई अनुशासित हो रहे। बहुत आवश्यक होता है सहना। स्वयं सहता है तो दूसरे भी सहन करते हैं। स्वयं तो सहन करना जानता ही नहीं, पिता तो सहन करना जानता ही नहीं, सास सहन करना जानती नहीं, सब कुछ बहू से बेटे से ही सहन करवाना चाहते हैं। दुनिया में हुआ नहीं, होगा भी नहीं। सहन करना होता है, सहन करवाना होता है। तो चौथा सूत्र है सामाजिकता का सहिष्णुता। ये सारी बातें होती है, चार सूत्र, तो फिर सह अस्तित्व घटित होता है। सामाजिक जीवन का पांचवा परिणाम, पांचवी निष्पत्ति है सह अस्तित्व, एक साथ रहना, साथ में रहना। यह साथ में रहने की बात तब आती है जब समन्वय की बात है, सहिष्णुता की बात है, परस्परावलंबन की बात है और अनुशासन की, परतंत्रता की बात है। तब सह अस्तित्व की बात आती है। तो ये जीवन के दोनों पक्ष
वैयक्तिक और सामाजिक। चिंतन की चर्चा हो रही है कि हम किस दृष्टि से देखें, किस दृष्टि से सोचें, कैसे सोचें, अपने बारे में कैसे सोचें। तो अपने बारे में हमारे जीवन के दोनों पक्ष है। जीवन का एक पक्ष है वैयक्तिक और जीवन का दूसरा पक्ष है सामाजिक। अपने बारे में सोचते समय इन दोनों पहलुओं को सामने रखकर सोचें, एक दृष्टि से कभी न सोचें। केवल वैयक्तिकता की दृष्टि से न सोचें, केवल सामाजिकता और सामुदायिकता की दृष्टि से न सोचें। दोनों पहलुओं को सामने रखकर सोचें और दोनों पहलुओं का विपर्य भी न करें। हम लोग विपर्य करना भी बहुत जानते हैं, हर बात को विपरीत करना भी जानते हैं कि जहां अपना स्वार्थ हुआ, अपना स्वार्थ, वहां आदमी सामाजिक बन जाता। अपना स्वार्थ हुआ और आदमी व्यक्तिगत बन जाता, वैयक्तिक बन जाता है। किसी ने कहा, अरे भाई ये बुराई मत करो, अप्रामाणिक बात मत करो, अप्रामाणिक व्यवहार मत करो। मैं क्या करता हूं, सारा समाज ही कर रहा है, मैं अकेला कहां से बचूंगा? अकेला कहां से बचूंगा? सारा समाज कर रहा है, बिल्कुल सामाजिक बन गया। चिंतन सामाजिक दृष्टि से हो गया। किसी ने कहा, अरे इतना धन लिए बैठे हो, गांव के लोग दुखी हो रहे हैं, बाढ़ आ गई, सब दुख पा रहे हैं और तुम अकेले सुख भोग रहे हो। अपनी करनी अपनी भरनी। हमने तो ये सिद्धांत सीखा है कि अपनी करनी अपनी भरनी, दूसरे की बात जाने, मैं तो अपनी बात करता हूं, मैं दूसरों की चिंता नहीं करता। मैं तो एक व्यक्ति हूं, मैं दूसरों की चिंता कैसे कर सकता हूं? वहां बिल्कुल व्यक्तिवादी बन जाता है। ये एक विपर्य हो गया। जहां बुराई को छोड़ने की बात है वहां तो समाज की शरण ले लेता है कि सब लोग कर रहे हैं, मैं अकेला ही क्या कर रहा हूं। समाज की शरण हो जाती है। और जहां स्वार्थ की बात आई वहां कहता, अभी मैं क्या कर सकता हूं, अगला जाने, अगले का पुण्य पाप है, मैंने पुण्य किया है तब मैं कुछ भोग रहा हूं, अगले ने पाप किया है तो मैं उसका उत्तरदायी कैसे बनूंगा। बिल्कुल एकदम ऐसा व्यक्तिवादी बन जाता है। ये अपने बारे में जो हमारे चिंतन के मिथ्या कोण होते हैं, उन कोणों के कारण भी हम समस्या को उलझा देते हैं। ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए सम्यक चिंतन जरूरी है और सम्यक चिंतन के लिए जहां व्यक्तिवादी दृष्टिकोण होना चाहिए वहां व्यक्तिवादी, और जहां सामाजिक दृष्टिकोण होना चाहिए वहां सामूहिक और सामाजिक, ये दोनों दृष्टिकोण स्पष्ट रहे तो मुझे लगता है कि समस्या को सुलझाने में हमें बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है। प्रश्न है बुद्धि और श्रम के समान विभाजन की। मैं समान असमान विभाजन की बात तो जानता नहीं और कतर ब्योंत की बात भी नहीं जानता कि 50-50 कर दिया जाए, 50 इसको और 50 इसको। ये तो बड़ी टेढ़ी बात हो जाती है। समान विभाजन की नहीं, किंतु जो श्रम को कम से कम उसका उचित मूल्य मिले, यानी श्रम पेट पर पट्टी बांधकर सोए और बुद्धि 10वीं मंजिल पर सोए, ये बात समझ में नहीं आती। अनेक बार चिंतन करने के बाद भी समझ में नहीं आती कि इतना अलगाव और इतना ये दूरी का भाव नहीं होना चाहिए। ये जो चल रहा है, मैं ये तो नहीं कहता कि एक श्रमिक बुद्धिमान को पहुंच जाएगा, बड़ी कठिन बात है, क्योंकि सारा संचालन बुद्धि के हाथ में। इसलिए बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करती कि श्रम भी मेरे बराबर बैठे। देखिए, जहां समाजवादी व्यवस्था हो गई, रूस जैसे देश में, वहां स्थिति क्या है? एक मजदूर को 500, 700, 1000 रूबल मासिक मिलता है,
तो साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष को 30,000 रूबल मासिक मिलता, काफी बड़ी दूरी। पर इतना ध्यान यदि हो जाए कि श्रम को पेट पर पट्टी न बांधनी पड़े, तो भी यह जो विसंगति वाली बात, जो समस्या वाली बात है, वह शायद कम हो सकती। एक व्यक्ति 1,000 रुपया मासिक पाता है और दूसरा 500 पाता है, 500 रिश्वत से लेता है, तो किसको नैतिक कहा जाए? कैसे नैतिकता की परिभाषा की जाए? नैतिकता की परिभाषा करना इतना जटिल काम है कि शायद अभी तक वह स्पष्ट हो ही नहीं सकी। बड़ा कठिन काम है, क्योंकि एक कोण से परिभाषा की जाती है और कोण यह बन गया कभी रिश्वत लेना अनैतिकता है। इतनी बात तो ठीक है, बात समझ में भी आती है, किंतु आज का जो तर्क है, और वह बहुत तीखा तर्क है, और वह तर्क ये है कि जिस समाज की व्यवस्था के आधार पर नैतिकता और अनैतिकता की परिभाषा की जाती है, वह समाज की व्यवस्था ही दोषपूर्ण है, तो फिर उसके आधार पर की गई परिभाषा निर्दोष कैसे होगी? समाज की व्यवस्था थी एक जमाने में कि दास मालिक को छोड़कर नहीं जा सकता। मालिक चाहे तो पीटे, मारे, लताड़े, कष्ट दे, रोटी चाहे तो डाले, तो भूखा भी रखे, सब कुछ ठीक है। दास मालिक को छोड़कर भाग गया, बड़ा अनैतिक आचरण हो गया। अब जब दास प्रथा ही मूलतः त्रुटिपूर्ण है और उस आधार पर नियम बना लिया गया कि दास भाग जाता है तो अनैतिकता है, क्या सचमुच उसे अनैतिकता कहा जाए? तो नैतिकता की परिभाषा करना इतना जटिल काम है कि एक कोण से कोई भी परिभाषा की जाए, लगता बड़ा कठिन है। सामने बहुत साफ तर्क आता है कि एक आदमी कितना बुरा काम करके पैसा कमा लेता है और पकड़ में नहीं आता, तो नैतिक है, बिल्कुल नैतिक कर रहा है। दूसरा गरीब आदमी अपना घर चलाने के लिए अगर 500 रुपये रिश्वत ले लेता है तो वह अनैतिक हो गया। तो जहां व्यवस्था ही दोषपूर्ण है मूल समाज की, उसके आधार पर यह परिभाषा कैसे की जा सकती है? तो एक बात तो ठीक है कि हम अध्यात्म के आधार पर इतना कह सकते हैं कि अपने आचरण की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता, जो प्रामाणिकता है वह नैतिकता है, अप्रामाणिकता है वह अनैतिकता है। किंतु जहां संदर्भ जुड़ेगा वहां बड़ी कठिनाई पैदा हो जाएगी। इसलिए ये संदर्भ के साथ की जाने वाली बात एकांगी बात होगी, इसलिए परिभाषा अभी नहीं देना ही अच्छा होगा। परावलंबी होना बुरा है क्या? नहीं, परावलंबी वाली बात भी ठीक नहीं लगती कि न स्त्रियां परावलंबी न पुरुष परावलंबी। पुरुष तो बहुत परावलंबी है, रोटी नहीं डालते तो भूखे की भूखे रहे, बनाना ही नहीं जानते, बड़ी मुसीबत हो जाती है। किसी को बैठाओ कि भी चूल्हा जलाओ और रोटी पकाओ, पता चले कि कैसे रोटी बनती है। ये परावलंबी स्वावलंबी दोनों बातें भी ठीक नहीं है। विकास होना चाहिए परस्परावलंबी, यानी सही सूत्र पकड़ना चाहिए। आज क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आवेश में बहुत आंदोलन खड़े हो जाते हैं कि स्त्रियां स्वावलंबी होना चाहती है,
कभी पुरुष स्वावलंबी होना चाहते हैं। न स्त्री स्वावलंबी हो सकती, न पुरुष स्वावलंबी हो सकता, न एक दूसरे के आलंबी है, परावलंबी है। होना चाहिए परस्परावलंबी, यानी स्त्री को पुरुष का सहारा और पुरुष को स्त्री का सहारा, ये परस्परावलंबन है। क्योंकि क्षमताएं अलग अलग होती है। कुछ क्षमता स्त्री में होती है, वह पुरुष में नहीं है, और जो पुरुष में है वह स्त्री में नहीं। अलग अलग क्षमता है, तो परस्परावलंबन का सूत्र पकड़ो, दोनों झंझट मिट जाएंगी। ये स्वावलंबी परावलंबी की बात चलेगी तो तनाव और खिंचाव बढ़ता चला जाएगा। है कि अपने तंत्र की अपेक्षा दूसरे के तंत्र में आकर्षण क्यों रहता है? इसलिए रहता है कि हमने अपनी इच्छा को बहुत मूल्य दे दिया, अतिरिक्त मूल्य दे दिया। इसे वही चाहते हैं जो इच्छा हो सो करें, इच्छा हो सो करें। किंतु अब डॉक्टर तो कहता है कि यह मत करो, मत करो, पर मेरी इच्छा है, कैसे नहीं करूंगा, करूंगा। किसी ने कहा भी चीनी की बीमारी, और डॉक्टर ने कहा है मिठाई मत खाओ, चीनी मत खाओ। डॉक्टर तो ऐसे ही कहते रहते हैं, मेरी इच्छा बड़ी, डॉक्टर की बात बड़ी, खाऊंगा। मैंने भी एक आदमी से कहा कि भाई तुम्हारी चीनी की बीमारी है, इतनी मिठाइयां क्यों खाते हो? कि मेरी इच्छा। तो इच्छा का मतलब तो मेरी इच्छा होती है तब कैसे नहीं खाऊं? मरना तो एक बार है, कोई दो बार तो मरूंगा नहीं। ऐसा उत्तर दिया, बड़ा सुंदर उत्तर था कि कोई भी आदमी दो बार तो मरता नहीं। मिठाई को छोड़कर 5 वर्ष ज्यादा जी लूंगा तो क्या होगा, और मिठाई खाते खाते 2 वर्ष पहले ही मर जाऊंगा तो क्या बिगड़ेगा? तो इच्छा जहां प्रबल होती है तो वहां फिर परतंत्र की बात अच्छी नहीं लगती। बस मुझे लगता है कि न तो ऐसा था, न होने वाला है। क्योंकि बुद्धि कभी भी श्रम को अपने आसन पर आधा आसन नहीं दे सकती। अपने अर्धासन की बात चलती है कि राजा खुश हो जाता तो अर्धासन दे देता, भी आओ आधे आसन पर तुम बैठ, आधा राज्य मेरा और आधा तुम्हारा। ऐसा बुद्धिमान आदमी नहीं करता, क्योंकि बुद्धि बड़ी खतरनाक है, वह कभी स्वीकार ही नहीं करती इस बात को। पर एक बात जरूर है कि अगर हम हिंसा से बचना चाहते, कठिनाइयों से बचना चाहते हैं, आधा आसन मत दे, किंतु इतना आसन तो जरूर दे कि जिससे वह आग में ईंधन डालने की प्रतिक्रिया उसमें न जाए। इतनी बात हो तो बहुत अच्छा हो सकता है। पहले भी हमने देखा है कि जो लोग अपने नौकरों से या कर्मकरों से या गरीबों से काम लेते तो क्रूरता बहुत थी उनमें, बहुत क्रूरता बरतते, और क्रूरता का परिणाम भी यह आता कि सैनिक राजा को मार डालता, नौकर मालिक को मार डालता, चोरी कर लेता। प्रतिक्रिया होती काफी, आज भी होती है। ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो अपने सहभागियों को थोड़ा सा सहभागी बना लेते हैं, वे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो बुद्धि आधा आसन दे और बराबर सम विभाग करे, ऐसी बात तो समझ में आती नहीं है। फिर भी जितनी दूरी है उतनी रहेगी, यह भी खतरनाक बात हो, क्योंकि शक्ति है, श्रम में शक्ति है और बुद्धि में अपनी शक्ति, दोनों में बल है। बुद्धि का बल बहुत काम देता है, किंतु जब श्रम की शक्ति भड़कती है तो बुद्धि बल भी फिर निकम्मा बन जाता है, वहां कठिनाई भी पैदा होती है। तो इन दोनों पहलुओं से, दोनों स्थितियों को समझना जरूरी। हाँ, शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जा, साहू शरणं पवज्जा।
केवलिपन्नतं धम्मं शरणं अरहं ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं